हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं शेखर एक जीवनी आगे का ये उपन्यास है और ये आपको यूजीसी नेट की यूनिट 6 के अंतर्गत लगा हुआ उपन्यास है। इसको हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। तो आज का हमारा 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज हमारा ये उपन्यास समाप्त भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। शेखर की स्मृति के सामने सामने उसके उद्देश्य धीरे धीरे कुछ अधिक स्पष्ट होने लगे। नौजवानों में जितना गंभीर असंतोष और परिवर्तनशीलता जगाने की जरूरत है, उतना ही स्त्रियों में जगाना चाहिए। इस पुरुष प्रधान सभ्यता का अपनी संपूर्णता में संतोष तोड़ देना होगा। उसका यह औचित्य का दावा झूठ कर दिखाना होगा, तभी हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। यह नारी मात्र में अविश्वास, नारीत्व को ही पर पापात्मा मानने का संगठित षड्यंत्र नष्ट करना होगा। पौरुष के मद में पागल हमारे दार्शनिक और समीक्षक कहते हैं कि स्त्री को पापमयी दुर्भी प्रेरणा समझना रोमांटिक युग की देन है। जब पुरानी पीढ़ी में हमारा विश्वास टूटने लगता है पुराना धर्म, पुराना ज्ञान, पुराना दैवीय विधान हमें अपने नए विधान के कारण अपर्याप्त और झूठा लगने लगता है। जब जब हमें पहले पहल मालूम होता है कि इस सब तक सुव्यवस्थित जान पड़ने वाले विश्व में कुछ अव्यवस्थित वे ठीक भी है, तब हम उसे पाप कहते हैं। लेकिन जब वह हमें मधुर भी लगता है, आकर्षित भी करता है, तब हम रोमांटिक बनकर आकर्षण का अनौचित्य छिपाते हैं। हम कहते हैं सौंदर्य में आकर्षण है, वह हमें बांध लेता है। उसमें पढ़कर हम नियति के गुलाम हो जाते हैं और हमें गड्ढे में धकेल देता है। और सौंदर्य का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान प्रतीक नारी नहीं तो क्या। इसलिए नारी मूल पाप भावना है, महामाया है, पतन है। इस प्रकार हम अपने में संतुष्ट रहते हैं और संगठित अविश्वास की दीवार खड़ी करते हैं। वह दीवार हमें तोड़नी होगी। शेखर बोलता है सदाशिव कभी कभी दाद देता है, नहीं तो चुप रहता है। उसकी चुप में रहकर अपना सहयोगी पहचान लेता है। देवदास हंस देता है, पर जो काम सुप्रब्ध होता है लगन से करता है। केवल राघवन का उत्साह कुछ घट रहा है। स्मृति के उद्देश्य ज्यों-ज्यों साफ होते जाते हैं, उसके मेंबर भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुस्पष्ट सिद्धांत चाहिए उस जिसके अज्ञान में वे अपनी अपनी ढोंगियां बांध दे और समाज के समुद्र से पार घिसटते चले। लेकिन उससे काम कुछ अधिक अच्छा होने लगा और ऐसा नहीं जान पड़ता, बल्कि विरोधियों को अब विरोध के लिए कोई बात मिलना अधिक आसान हो गया है। फिर भी ये उनके अनेक तरह के जंजाल काटता हुआ और काला धुआं उगलता हुआ अज्ञान चला ही जा रहा है। और उसका कप्तान शेखर सदाशिव जैसा सहकारी पाकर अपने को धन्य मानता है। शेखर और उसके साथियों का एक दिन एकाएक ही नामकरण हो गया एंटोगोनम क्लब। एंटीगोनम क्लब, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि एंटोगोन क्लब समिति में कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे। ये ऐसा प्रश्न यहाँ से बन चुका है। बात यूं हुई। समिति बहस मुबाहिसे के बाद धीरे धीरे इन नतीजे पर पहुंच रही थी कि उनका युवक समाज स्त्री के प्रति वही भाव रखे जो एक आदरणीय अतिथि के प्रति रखा जाता है। और वे रहे कुछ अपरिचित ही, लेकिन सम्मान पाए, कष्ट में सहायता पाए, विपत्ति में संरक्षण पाए, और इतना सब होते हुए ही भी स्वाधीन रहे, किसी तरह उनके प्रति बाधित न हो। अपनी ओर से शेखर ने यह भी तय कर लिया कि वह विवाह नहीं करेगा, उसकी बात भी नहीं सोचेगा। इस निश्चय पर पहुंचने के बाद ही उसने हॉस्टल के एक और लगी हुई बेल के नीचे एक छोटी सी मीटिंग की थी। उसमें अपने विचार प्रकट किए थे। जब तक वह अविवाहित रहने और स्त्रियों के प्रति दूरस्थ भाव का यत्न करने की बात आई, तब तक श्रोता उब गए थे और एक एक दो दो करके चले गए। रह गए थे केवल उसके 3 मित्र। शेखर फिर भी कहे जा रहा था, आप देखिए, हमारे साहित्य में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, मंच और पट पर सब जगह आप यही पाएंगे कि लेखक नैतिकता का प्रपंच खड़ा करता है। नरक की यातनाएं भोगती हुई लड़कियां लंबी लंबी, सुनने में खूब बढ़िया स्पीचें देकर बताती है कि वे पतिव्रत
पतिव्रत के लिए मर रही है, क्योंकि पतिव्रत ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धर्म है। उसके लिए सैकड़ों मर गई है, सैकड़ों सती हो गई है, या जौहर करके भस्म हो गई है, सैकड़ों हाथियों के पैरों तले रौंदी गई। पुरुष दर्शकों के लिए पुरुषों द्वारा तैयार की गई मरीचिका अपनी बढ़ाई और अपनी महत्ता के दर्प में मदमत्त बेवकूफ पुरुष सांड देखता है, सुनता है, पढ़ता है और झूम उठता है। क्यों? क्योंकि हमारी कहानी यहाँ नाट्य की नायिका का एक पतिव्रत क्या है। कहानी या नाट्य की नायिका का यह पतिव्रत क्या है? यह एक गुलामी है, चाहे सहर्ष स्वयं स्वीकार की हुई गुलामी, जिसके द्वारा वह अपने को अपने पति की यानी दर्शक के पुरुष जाति और इस प्रकार अनंत दर्शक के अधीन करती है, क्योंकि अपने पुरुषत्व के कारण दर्शन की प्रतिनिधि रूप में वह पति है। नायिका की दारुण यातनाओं का विभत्स दिग्दर्शन सब उसी के लिए उसके व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि करता है। यही पतन है, यही सबसे बड़ा पाप है। यह एक मौलिक अपराध को बनाए रखने और अमर करने के लिए एक विराट षड्यंत्र पुरुष के अधिकार को बनाए रखने के लिए है। सदाशिव ने बीच में ही लेकिन बिना विरोध के कहा, पर स्त्री इसे स्वीकार तो कर लेती है। हम ठोकरे मारकर स्वीकृति लेते हैं, तभी स्त्रियों के बनाए हुए साहित्य में वह शक्ति नहीं आती। वो लिखती है तो पुरुष के आदर्श में अपने को बांध कर, तभी उनका लिखा हुआ झूठ और बेजान होता है, सुंदर चाहे हो कागज के बने हुए फूल की तरह। लेकिन कहकर सदाशिव मानो कुछ सोचने लग गया। देवदास ने कहा, भाई तुम्हारी बात तो जीना मुश्किल कर देती है। हर बात में हम आदर्श खोजने बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा। और कभी कोई स्त्री तुमसे कुछ बात पूछ बैठेगी तो तुम जवाब भी नहीं दे पाओगे। यही सोचते रहोगे कि कहीं जवाब में पुरुष का दर्प तो नहीं आ गया। मैं कहता हूं तुम 5 मिनट में उल्लू बन जाओगे, राह चलना मुश्किल हो जाएगा। शेखर बेल को हाथ में पकड़े बैठा था। देवदास की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, तो उल्लू बनने में डरना क्यों? बहुत करना है तो उल्लू बनना ही होगा। हमें चाहिए कि उसी में अभिमान कर सके, अपना अपमान वैसे ही धारण करे जैसे वह बेल। इन आरक्त फूलों को कहकर अपने फूलों का एक गुच्छा तोड़कर चुप बैठे राघवन के बटन में खोस दिया। मजाक में ही औरों ने भी फूल तोड़े और बटन में लगा दिए। हंसी में सभा भंग हो गई। जब चारों जन हॉस्टल में जाने लगे तब किसी ने एंटीगोनम लता के वे फूल देखकर कहा, ये एंटीगोनम क्लब चला आ रहा है। और क्षण भर में नाम प्रसिद्ध हो गया, स्वीकार भी हो गया। स्वीकृति से उसमें जो उपहास का डंक था वह टूट गया। लेकिन उपहास ही शांत हो जाए ऐसा नहीं होता। क्लब की सदस्य संख्या बढ़ने लगी। शेखर को शक होने लगा कि इस वृद्धि का कारण क्लब के आदर्श नहीं बल्कि क्लब का संकेत वह एंटीगोनम का फूल है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे, अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। फिर भी शेखर के पास कोई उपाय नहीं था कि वह पहचान कर सके अग्नि परीक्षा के सिवाय कोई परीक्षा नहीं है, और सिर्फ परीक्षा के लिए अग्नि भड़काना उसकी दृष्टि में इतना बड़ा पाप है कि वह अब राम का भी आदर करने में अपने को असमर्थ पाता है। बहुत सोचकर शेखर ने एक हस्तलिखित पत्तर निकालने का निश्चय किया जो क्लब के आदर्शों का प्रचार करे। मेंबर से उसने लेख मांगने और स्वयं भी लिखने लगा। सदाशिव को चित्रण का काम सुप्रब्ध हुआ। टाइटिल के लिए आरक्त एंटीगोनम का एक गुच्छ भीतर जो उसकी इच्छा हो। अंक करीब करीब तैयार हो गया था और बड़ी आतुरता से उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। यहाँ तक कि हॉस्टल के कई छात्र इस ताक में थे कि शेखर के कमरे में लिपि उड़ा ली जाए, क्योंकि प्रकाशन के बाद वो दिन तो मेंबरों में ही चक्कर कटेगा। उसके बाद कहीं उन्हें देखने को मिलेगा। पत्तर में इतनी दिलचस्पी है, इससे शेखर बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसी प्रसन्नता के कारण उसके कार्य में एक विघ्न भी हो रहा था। संपादकीय लेख तैयार नहीं हुआ था और जितनी ही प्रतीक्षा बढ़ती थी उतना ही शेखर का विकल्प, क्योंकि वह चाहता था संपादकीय लेख पढ़कर
तहलका मच जाए, क्लब के विरोधियों के मुंह टूट जाए, उपहास गले में घुट जाए। तब एक दिन घटना घटी। राघवन ने कॉलेज से लौटकर बिस्तर बांधना शुरू किया। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने 10 दिन की छुट्टियां ली है और घर जा रहा है। क्या बात है, कुशल तो है एकदम, ऐसे जा रहे हो? सब ठीक है, काम से जा रहा हूँ। अरे भाई बताओ तो क्या काम है? बहुत पूछने पर राघवन ने रुकते रुकते कहा, भाई मेरी शादी हो रही है। शेखर ने अचकचाकर कहा, ए? थोड़ी देर बाद कुछ स्वस्थ होकर उसने प्रश्न पूछना आरंभ किया, अब इस किससे कैसे तह हुए, क्यों इत्यादि। राघवन पहले तो चुप रहा, फिर उसने बताना आरंभ किया कि पिता ने 5-6 वर्ष पहले सगाई कर दी थी। लड़की बड़े मालदार घर की है। राघवन ने उसे देखा नहीं है, ना वह शादी ही चाहता है, पर पिता जोर दे रहे हैं। तारीख भी तय कर दी है, इसलिए वह जा रहा है। तुम्हारी आयु कितनी है? आयु तो काफी है, 20 वर्ष। लेकिन मैं अभी। शेखर अब क्रोध नहीं संभाल सका। आयु काफी है, या कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? 20 वर्ष के हो गए और अभी इतना दम नहीं है कि जबरदस्ती शादी होने से रोक दो। नहीं करना चाहते शादी तो क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं सुनता बात। एक बार कह दिया तो क्या बहादुरी की? तुम कोई भेड़ बकरी हो कि गले में रस्सी डालकर खींच ले जाएंगे और बलि दे देंगे? तुम आदमी को आदमी हो, आदमी, और तुम कहते थे नौजवान को दृढ़ बनाएंगे। तुम साथी बने थे हमारे इस काम में कि स्त्रियों को समर्थ बनाएंगे। तुम्हारी स्त्री उस आदमी का क्या आदर कर सकेगी जो उसकी चोटी में गूंथे जाने में इनकार कर नहीं सका? क्योंकि मैं इससे शादी नहीं कहूँगा। शादी तब होती है जब तुम स्वयं अपनी इच्छा से उधर बढ़ते, स्वयं अपनी संगिनी चुनते और फिर सारी दुनिया से लड़कर उसे ग्रहण करते हो तुम। तो शेखर किसे शादी मानता है, ये आपको साफ साफ स्पष्ट पता लग रहा है, ठीक है? मतलब प्रेम को ये मानते हैं। राघवन को यह फटकार अच्छी नहीं लगी। झुंझलाए हुए स्वर में बोला, कहना आसान है, माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं कैसे जाऊँ? उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया पढ़ाया, क्या उनके प्रति मेरा कोई ऋण नहीं है? मैं इस बुढ़ापे में उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम इसे कायरता समझो, मैं नहीं समझता। तुम हृदयहीन मैं हूँ, ना होना चाहता हूँ। ऋण? लेकिन 20 वर्ष तक मेहनत करके उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, स्वाधीन हो सको। क्या उसके प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? मानवता के प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? कल्पना करो कि 20 वर्ष बाद माता पिता यह पाए कि हमने अब तक एक नर नहीं एक भेड़ की सेवा की है। कल्पना करो 20 साल के विवाहित जीवन के बाद स्त्री यह जाने कि मेरा और उस आदमी का साथ केवल इसलिए हुआ कि इसके पिता ने एक भेड़ मेरे पल्ले बांध दी है। मैं ऐसा अभागा पिता या स्त्री हूं तो आत्महत्या कर लूं। राघवन, तुम भाई मुझसे कुछ मत कहो। मुझसे यह नहीं हो सकता। मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। जब तुम्हें मेरी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा तब जानोगे। मजबूरी? हाँ, मजबूरी। तब माता पिता को क्यों बदनाम करते हो? मजबूरी उनकी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से है। इस सूट के भीतर दुबी हुई मिमियाती भेड़ की लाचारी है। शेखर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर उसने क्लब का पत्र उठाया और संपादकीय के लिए खाली पेज खोलकर सामने रखा कलम उठाई और लिखने लगा। तब तक सब लेख लिखकर संशोधन के बाद सुंदर अक्षरों में नकल किए जा रहे थे, लेकिन इस समय शेखर के भीतर मानो एक भट्टी धधक रही थी, जिससे उसके विचार शीशे की तरह उबल रहे थे और ठीक ढलाए बाहर आ रहे थे। उनमें जरा भी संशोधन संवर्धन करने की जरूरत नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। साहित्य में, समाज में, कला में, जीवन में जब सब जगह वही मनमोहक आरंभ, वही मनमोहक प्रवाह और अनंत में वही गहरी गढ़। प्राणों का पक्षी उड़ान भरता है, लगता है कि वह आकाश की छत को छू लेगा, लेकिन एकाएक वह टूट कर गिर जाता है, मानो बिजली की मार ने नष्ट हो गए हो। हम लोग खूब बढ़िया इमारत बनाते हैं, एक
एक पत्थर जोड़कर मंदिर सजाते हैं, लेकिन अंत में जब प्लस्तर होने लगता है तब सारा घटा-घूट पैरों की धूल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। यह क्यों? यह इसलिए कि हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है। हमारे विशाल भावों की नींव खोखली है और जैसे कि शास्त्र भी कहते कि हमारे देवता के पैर भूमि पर नहीं टिकते। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। शेखर ने अभी लिखना समाप्त नहीं किया था कि अंधेरा हो गया। वह बत्ती जलाने के लिए उठा। उसे मालूम हुआ उसके माथे और नाक पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें हैं। वह जरा हवा देने के लिए बाहर उठकर बरामदे में टहलने लगा। और भी कुछ एक लड़के घर आ रहे थे। मालूम हुआ कि उन दिनों शादी के लिए साइत अच्छी है। साइत मतलब साइत होती है, जैसे साइत देखता है पंडित। उसके बाद कई महीने तक ब्याह नहीं हो सकेंगे। यह भी मालूम हुआ कि किसी लड़के ने अपनी भविष्यत पत्नी को देखा नहीं है और ना कि इतनी जल्दी ब्याह कर लेने की इच्छा है। शेखर एक लंबी सांस लेकर लौट आया और फिर देखने लगा। प्रत्येक भारतीय नौजवान अपनी शादी पर पछताता है और प्रत्येक उसके लिए माँ बाप को दोषी ठहराता है। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप ने जोर दिया, परिस्थिति ऐसी हो गई, इत्यादि। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक भारतीय नौजवान अपने माँ बाप का गुलाम और चाहते हैं कि शासक की गुलामी से निकलना, समाज की गुलामी से निकलना, अज्ञान की ओर प्रकृति की गुलामी से निकलना, स्वयं परमात्मा की गुलामी से निकलने की बात करते हैं। वे जो जीवन के अंधकूप में खचाखच भरे हुए हैं, जो अपने ऊपर कुटुंब रूपी ढक्कन लेकर उसे अंधकूप की ओर भी अंधेरा और प्राणाघात बना रहे हैं। कलम से स्याही चूक गई, लेकिन संपादकीय भी समाप्त हो गया था। उसकी आखिरी पंक्ति को सूखती हुई कलम से ही किसी प्रकार घसीटकर लेखक ने कलम रख दी। तब एक क्षण के लिए उसे एकाएक लगा कि वह अकेला है और एक सखा चाहता है। उसने मेज पर अपने खुले हुए संपादकीय लेख पर सिर टेक दिया और बड़ी लंबी सांस ली। फिर वह उठा, कोट की जेब में कुछ पैसे निकालकर जेब में डाले और हॉस्टल की सीढ़ियां उतर गया। नीचे कॉमन रूम में बाहर 2-3 लड़कों के बीच सदाशिव खड़ा था। उसने शेखर से कहा, एंटीगोनम प्रकाशित हो गया है। अब एंटीगोनम क्या है? पत्रिका। इसी मेज पर रखा है, ले लो। और इस समाचार में जगे हुए कौतूहल को ना देखता हुआ बाहर निकल गए। एंटीगोनम की उस बहुप्रदा बेल से उसने फूलों का गुच्छा तोड़ा, फिर समुद्र की ओर चल दिया। शेखर ने देखा कि वह बेवकूफ और सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, सारी क्लास और सारा कॉलेज इस बात को जानता है कि वह बेवकूफ है। कॉलेज में वह एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, तब उसे लगता है कि आने वाले सब लोगों की आंखें उस पर लगी है। उन सब आंखों में उपहास है क्या उस एंटीगोनम के फूल के कारण? लेकिन वह तो बहुत से लड़के लगाते हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। मानो लोग जानते हैं कि एंटीगोनम फूल चाहे हो कि किसी के बटन में लगा वह शेखर के ही कारण है। और सब लोग क्लब की बात भी जानते हैं, उसके पत्र की बात भी जानते हैं। कुछ एक ऊंची क्लासों के लड़के जो दूसरे कॉलेज से आते हैं, वे तक उसकी ओर देख मुस्कुरा देते हैं और उसकी मुस्कुराहट में शेखर को दिख जाता है कि वे भी उसकी बेवकूफ़ी जानते हैं। कभी कभी कोई आवाज़ें भी कसता है, ब्रह्मचारी जी, वहाँ प्रोफेसर साहब जा रहे हैं। कभी 2-4 लड़के साथ चल रहे होते हैं तो एक सुनाकर कहता है, यार तुम सब तो भेड़े हो, बाकी भेड़ों की तरह मिमियाने लगते हो। शेखर दुख और गलियानी से भरकर सोचता, इन लोगों को मुझसे कब का बैर है। मैं बेवकूफ हूँ, ये सही थे। ये लोग जानते भी है यही, लेकिन ये लोग हर समय उसकी याद क्यों दिलाते हैं, जबकि वे भूलता नहीं हूँ। और वह अपने पीड़ित अभिमान को छिपाने के लिए और भी तनकर चलता है। उसके बटन में एंटीगोनम का फूल मानो और भी आरक्त चमक उठता है। तब शेखर देखता है कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी शायद उसका उपहास कर रही है, लेकिन इससे उसे दुख नहीं, एक जलन होती है कि पुरुष उसे बेवकूफ समझकर हंसे। यह बात उसकी समझ में आती थी, क्योंकि वह उनके
अधिकारों का खंडन करता था, लेकिन ये लड़कियां वे अपनी आज़ादी का आदर नहीं करती थी, तो क्या उसकी सद्भावना के प्रति क्षमा भाव भी नहीं रख सकती? कभी वह सोचता है पुरुष ने ही उन्हें या इतना कमीना बना दिया है कि उदारता उनमें रही ही नहीं, लेकिन ना जाने क्यों उसे लगता है कि यह तर्क झूठ है। कमीनापन भले ही पुरुष ने पैदा किया हो, लेकिन यह उपहास वृत्ति उनकी स्वाभाविक है और यह उसे सहारा नहीं होता था। सहा नहीं होता था। नारी में, भारत की उस नारी में जिसमें वह भविष्य की आशा देखता था, इस प्रकार की मौलिक कठोरता हो, वे इससे उससे घृणा करे या उसे स्वीकार था, यह नहीं। लेकिन एक दिन उसके एक सहपाठी ने उसे कहा, भाई सोची तुमने दूर की। शेखर ने क्षीण विस्मय से कहा, क्या यही सब उधार की बातें? शादी ना करना, औरत से दूर रहना, बगैर बगैर क्या मतलब? हाँ भाई, गजब की बात, गजब की चाल। आखिर बात क्या है? शेखर कुछ खींचकर बोला। अरे भाई, एक हम है कि कोई कभी हमारी तरफ देखता भी नहीं, तरस के रह जाते हैं। एक तुम हो कि हर वक्त तुम्हारी चर्चा रहती है, कॉलेज भर की लड़कियां तुम्हारी राह देखती है और क्लास की लड़कियां तो तुम पर मरती है। शेखर ने कुछ और खींचकर और काफी सा विस्मित होकर कहा, तुम एक ही बेवकूफ निकले। अरे उन्हें कैसे मुझ से आदमी से दिलचस्पी होगी? मैं तो उनके पास नहीं फटकता ना मुझे। अजी रहने दो, बहुत बनो मत। लड़की, क्या लड़कियां उन लोगों को पसंद करती है जो उनके पीछे जूते चटकारते फिरते हैं? वैसे लोगों को ही तो वे परवाह ही नहीं करती। वे जानती है कि ये तो बेदाम के गुलाम है। उन्हें वह आदमी पसंद होता है जिसे जीतने में शिकार का लुत्फ आए, कुछ खतरा हो, कुछ तकलीफें हो। तुमको किसी ने लड़की की छां के पास भी नहीं देखा। इससे जो लड़की अपनी किताब तुम्हारी खोपड़ी पर लाद कर तुम्हें अपने पीछे पीछे घसीट सकेगी, वह अपने को रानी क्रिस्टीना से कम नहीं समझेगी। तुम निश्चय मानो तुम्हारी पांचों घी में है, पांचों घी में है तुम्हारी। शेखर को एकदम क्रोध हो गया, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया, 3-4 दिन पहले क्लास की एक लड़की ने उससे पूछा था, समाज के बारे में आपके विचार क्या है? मैं एक निबंध लिखना चाहती हूँ। उसके लिए शेखर ने उत्तर दिया, मैं अपने लेख ला दूंगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसने जोर दिया था कि वह स्वयं शेखर से सुनना चाहती है, और तब शेखर के ने लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत और काफी कष्ट से अपने विचार उसे सुनाए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें बताई थी। उनसे बातें काफी कड़वी कही थी, और चलने पर यह देखकर हैरान हुआ कि नमस्कार के साथ उसे इतनी मधुर हंसी क्यों मिली है। अब याद आते ही उसका हृदय एक संशय से भर गया कि कहीं सहपाठी की बात ठीक तो नहीं है। उसने क्रोध में उसे कहा, तुम अपने गंदे विचार अपने पास रखो, समझे? मुझे इस सब बकवास से मतलब नहीं है। लेकिन उसका मन एक उद्वेग में भर गया कि लोग उसके विचारों को, उद्देश्य को ना देखकर उससे ही देख रहे थे। वह क्लास की लड़कियों से और भी बचने लगा, जहां तक हो सकता है। ऐसे समय क्लास में आता ही कोई उससे बात ना कर सके, और सबसे पहले उठकर पिछवाड़े से बाहर निकल जाता। अपनी जोर से ध्यान हटाने के लिए उसने एंटीगोनम का फूल लगाना भी छोड़ दिया, लेकिन उसे लगने लगा कि इसका असर उल्टा ही हो रहा है। जिस दिन वह पहले पहल बिना फूल लगाए आया, उस दिन उसने देखा बोर्ड पर 3-4 गुच्छे एंटीगोनम के टंगे हैं, और सामने लड़कियों की बेंच पर भी 2-1 फूल किसी ने रख दिए हैं। दूसरे दिन किसी ने बोर्ड पर लिखा था, शेखर के फूल कहाँ हैं? अगली बेंचों से पूछा। अगली बेंच पर लड़कियां बैठती थी। उसने देखा कि उसका निस्तार कहीं नहीं है। कभी वह कभी
भाग जाना चाहता है, कभी वह चाहता है कि किसी लड़की से पूछे, सब लड़कियों से पूछे। वह चाहता क्या सोचती है, क्या चाहती है उससे, क्या सचमुच उसका वही विचार है जो लड़के अनुमान करते हैं, जो लड़कों के बोर्ड पर लिखे वाक्यों में ध्वनित होता है। फिर कभी उसे लगता कि अगर सचमुच वही बात है तब तो वह पूछकर और बेवकूफ बनेगा। यह सब परिणामहीन उलझन उसे खाने लगी। एक दिन उसने पाया कि वह अकारण हर समय उन लड़कियों की बात सोचता रहता है, क्लास में कुछ पूछता है या प्रोफेसर के प्रश्न का उत्तर देता है तो अपने को इस ध्यान में लगा दे पाता है कि उसका असर उन लड़कियों पर कैसा होता है। जिस दिन उसने पहले पहल यह जाना, उस दिन वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैं सचमुच हार गया? वह क्या रोमांटिक विचार ठीक है? और स्त्री नियति बनकर पुरुष को अनजाने अपना गुलाम बनाती है और उसके प्राण ले लेती है। वह नहीं मानेगा इसे। वह नियति का गुलाम नहीं है, उसका प्रतिद्वंदी है। ये पंक्ति भी मोस्ट है, पूछी जा सकती है। ठीक है। वह उसी दम क्लास से उठकर बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाहर भटकता रहा। अंत में मानो अभिभूत सा होकर समुद्र की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसे समुद्र से भी सांत्वना नहीं मिली। तब वह लौटकर अपनी रात्रि पाठशाला में जा बैठा और बच्चों से बातें करने लगा। परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे। शेखर का कॉलेज तैयारी की छुट्टी के लिए बंद होने वाला था और निश्चय हो गया था कि छुट्टियां होते ही रात्रि पाठशाला भी बंद कर दी जाए और कॉलेज दोबारा खुलने पर खुले। इससे घर आने वाली 4 महीने की लंबी अवधि पर बालक कुछ खिन्न थे, इसलिए शेखर का स्वागत उन्होंने अधिक उत्साह से किया और शेखर थोड़ी देर के लिए नारी जाति की ओर अपनी मुसीबतों को भूल गया। उन बच्चों के मध्य में से उसे लगा कि वह रक्षक है, समर्थक है। वह भूल गया है कि एक भाराक्रांत, थका हुआ और बेवकूफ शिकार है जिसके पीछे कई शिकारी लगे हैं। समुद्र के किनारे खुली धूप में दोपहर भर नंगे बदन भटककर शेखर शाम को घर लौटा। वह नहाने लगा था, पर नहाने पर भी उसकी अशांति दूर नहीं हुई। फिर थी वह अपने कपड़े कंधे पर लाद कर तपती हुई रेत में भटका किया था। जब उसका बदन धूप से जलकर सहा पड़ने लगा, तब दोबारा नहाकर और कपड़े पहनकर वह घर आया था। हॉस्टल के जीने पर चढ़ते ही उसने देखा उसके कमरे से बाहर रात्रि पाठशाला की उसकी क्लास के 2 लड़के थे। लड़के हैं। उसने जल्दी में पास जाकर पूछा, क्या है सांब? शिव ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। शेखर खोलकर पढ़ने लगा। शिव कौन था? शिव कौन था? वो उसके जो पाठशाला था उसका विद्यार्थी था ना। शिव रात्रि पाठशाला का शेखर का एक साथी था। ठीक है। बड़ी मेहनत से काट कर बनाए गए कार्ड पर बड़े बड़े अपड़ अक्षरों में लिखा था कि उसी रात रात्रि पाठशाला के छात्रों की ओर से अध्यापकों की विदाई का जलसा होगा और उसमें अध्यापक चंद्रशेखर की प्रतीक्षा। चंद्रशेखर कौन था ये आप मुझे बताएंगे। चंद्रशेखर किसका नाम था? ठीक है। शेखर के हृदय को एक मीठी करुणा ने छू लिया। उसने पूछा, औरों को भी बुलाया है? शेखर का ही नाम था चंद्रशेखर। ठीक है। जी हाँ, सबको बुलाया है, पर अध्यापक सदाशिव के सिवाय बाकी नहीं जाएंगे। क्यों? लड़कों ने उत्तर नहीं दिया। तब शेखर ने पूछा, जलसे में क्या होगा? अभिनंदन पढ़ा जाएगा। और क्या होगा? दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखकर रह गए। बोले नहीं। शेखर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, कोई भेद है? क्या हुआ? कुछ शरारत सूझी है? लड़कों ने कहा। बताने को मना किया है, पर साथ ही शेखर के मुस्कुराने से जैसे कुछ खुलकर उन्होंने कहा, जलपान भी होगा।
कहकर शेखर चुप हो गया। उसने मन में आया कि पूछे इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन उनके इस स्नेह के ख्याल से वह एक ऐसा भर गया कि यह प्रश्न पूछना अपमान सा लग गया। उसने कहा, अच्छा तुम लोग चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लड़के चले गए। शेखर ने अविश्वास करना नहीं सीखा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसके मन में एक आया, जो लोग निमंत्रण नहीं स्वीकार कर रहे थे वे खाने के डर से ही वैसा ही कर रहे थे। उस बोर्डिंग में अछूत वर्गों के ही लोग रहते थे। उसने भी यह भाव कि स्कूल के लड़के अछूत और शायद यह भी कि कंगाल है और गंदे हैं। मन ही मन शेखर ने तय किया कि वह अगले वर्ष इन लोगों का सहयोग नहीं मानेगा, बल्कि मिलने पर अस्वीकार कर देगा। उसने फिर स्नान किया और अच्छे कपड़े सफेद कपड़े पहने। फिर उसने अपने एक नए एल्बम में से 3 चित्र निकाले, नीचे उतारकर एंटीगोनम के बहुत से फूल लिए और रात्रि पाठशाला की ओर चल पड़ा। सदाशिव वहीं कहीं बाहर गया था और वहीं से सीधा ही पाठशाला पहुंचने वाला था। जब जलपान करते हुए शेखर और सदाशिव मीठे उल्हाने के साथ उन 26-27 छात्रों और छात्राओं, स्कूल के 3 छोटी लड़कियां भी अतिथि को कह चुके थे, उन्होंने बिना उनसे पूछे जलपान के लिए आपस में चंदा इकट्ठा करके ठीक नहीं किया। और जलपान के बाद शेखर सब छात्र छात्राओं को चित्र और फूल बांट चुका। उनके अभिनंदन के लिए जुड़े हुए हाथों को पकड़कर रोंदे गले से कहा चुका, देखो पागल मत बनो। और उसके बाद सदाशिव भी थोड़े से ही शब्दों में उन सबको ध्यान दे चुका। तब शेखर को चलने के लिए तैयार पाकर बच्चों ने कहा, शेखर दादा आज चुप ही रहेंगे। तो बच्चे कितने थे? 26-27 और 3 कौन थी? लड़कियां। तो ये आंकड़े भी आपने ध्यान में रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, यूजीसी वाले पूछ लेते हैं कई बार। अध्यापक शेखर दाद बनकर वह चुप नहीं रह सका, लेकिन बोलना तो पहले ही उससे असंभव हो रहा था। फिर शेखर अक्सर गान कराने और थोड़ा बहुत काम चलाने लायक तामील तो जानता था। इतनी कहाँ जानता था कि अपने उस समय के भाव व्यक्त कर सके, जिन्हें वह अपनी भाषा में भी नहीं कर सकता था, लेकिन अपने पर जमी एकटक भोली आंखों से मानो वह संवेदन की एक नई भाषा सीखने लगा। और वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल की विचित्र खिचड़ी बनकर उसके मुंह से निकल पड़ी। पहले मैं समझता था मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, यह मेरी देन है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सिखाया कि वह झूठ था। हम लोग अपने घमंड में रहकर बूढ़े हो गए हैं, सूखे काठ की तरह अकड़ गए, और अब हमें आपसे विनय सीखना है, आपसे नरमाई पानी है, आपसे नया जीवन और नया यौवन पाना है। आज मैं आपकी जबान पर यह छोटे छोटे बिना अर्थ के अक्षर देखता हूँ, जो हम कायदे में से आपको सिखाते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी इसी जबान पर एक नई भाषा के शब्द होंगे, जिनमें अर्थ होगा। वह ताकत होगी जो उथल पुथल मचा देगी और जाति और संप्रदाय का नाश कर देगी। एक नया धर्म पैदा करेगी जिसमें हम और आप भाई होंगे, सगे होंगे। आज वह दिन नहीं आया तो इसलिए कि अभी हमारे और आपके दिलों में वह नहीं है, लेकिन वह आएगा। शेखर ने अपने भारी होते हुए गले को जरा सा आराम देने के लिए चुप होकर चारों ओर देखा। कुछ लड़के उसकी बात समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी स्नेह से उसकी ओर देख रहे थे। यह देखकर उसके भीतर कुछ उमड़ आया। उसने सदाशिव को पुकारा, सदाशिव मेरी बात से ये नहीं समझ रहे हैं, तुम सुनो और मेरी ओर से अनुवाद कर देना। और फिर कहने लगा, फिर लोगों के साथ रहना और खाना मैंने स्वयं चुना। ये सभी अछूत है, आदर्शनीय है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ उनमें मैंने मित्र पाए हैं, भाई पाए हैं। कोई उन्हें पूछता नहीं, देखता नहीं, उनके पास नहीं जाता, इसलिए उनके दिल सच्चे हैं, ताजे हैं और आग से भरे हैं। उन लोगों से कोई बातें नहीं करता, इसलिए उनमें अनुभूति और भीति की है।
आप ही वे लोग हैं जो आप ही मेरे संगी और स्नेही हैं। आप ही मेरा कार्यक्षेत्र, आप ही मेरी शक्ति। मैंने आपको अपनाया है, पहचाना है और मैं इसमें सुखी हूँ। लेकिन आप इसके लिए कृतज्ञ मत होइए। आप उस तरह अपने को छठा मत बनाइए। मैं ब्राह्मण होकर आप लोगों को अपने साथ ले रहा हूँ, ऐसा भाव उसमें नहीं है। मैं स्वयं आपसे आपके साथ आया हूँ। भीतर कहीं भी अछूत हूँ, आपका भाई हूँ। मैंने अपने आपको दान नहीं किया, मैंने आपको पाया है। शेखर चुप हो गया। सदाशिव आगे आकर उसके वक्तव्य का अनुवाद करने लगा। लड़के उससे सुनने लगे और जो वयस्क थे वे कुछ करुणा से, स्नेह से शेखर की ओर देखने लगे। उनके पीछे शेखर ने देखा कि एक लड़का दो हार लिए खड़ा है और एकाएक वह अभिभूत हो गया। हल से ज्योति जमीन की तरह टूटा हुआ सा अनुभव करने लगा। सदाशिव के बात समाप्त करने से पहले वह उठा और तेजी से बाहर निकल गया। पीछे उसने अनुमान से जाना कि कुछ गड़बड़ फैली है, कुछ लोग उसे रोकने निकले हैं। वह भागा। भूलना गलत है, भूलना असंभव है। वह भाराक्रांत है, थका हुआ है, बेवकूफ है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। फिर समुद्र पर, लेकिन आज समुद्र जैसे उसे दिखता नहीं। आज यह भीतर की घुमड़ती हुई घटा उसका क्षितिज भर रही है। उसे लीलने बढ़ती चली आ रही है। वह लौटकर बोर्डिंग आया, जो एक कपड़े की किताबें और एक तौलिया लपेटकर उसने गठरी बनाई और अड़यार नदी पर पहुंचकर महाबलीपुर जाने वाली रात की नाव पर सवार हो गया। महाबलीपुर में एकांत समुद्र है। किनारे पर बहुत से मंदिर हैं, पीछे पोखरे हैं जिनमें कमल के पत्ते छाए होंगे। वहां शायद वह कुछ अशांत हो सके, कुछ पढ़ सके, परीक्षा के लिए तैयार हो सके। गर्मी है, नाव के भीतर बैठना असंभव है। छत के ऊपर बैठने की जगह नहीं है। छत दोनों तरफ को ढालू है। मांझी उस ढलाव पर ही न जाने कैसे लेटे रहते हैं और सोए भी रहते हैं। यह देखकर शेखर भी जा लेटता है। बीच के ऊंचे स्थान पर बाहें अटकाकर वह लेट जाता है। जब तक बाहें वहां रहे तब तक ठीक है। वह छोड़ने पर उसे लगता कि वह फिसल कर नदी में गिर जाएगा। वह गिरने का खतरा मानो जगह को और गृहिणी बना देता है। शेखर एक हाथ में छत पकड़कर किनारे की ओर सरक आता है। आगे किसी तक गई हुई नदी को देखता है। चांद निकल रहा है। नाव की गति से नदी पर उठी हुई छोटी छोटी मछलियां चांदनी में चमक कर परे हट जाती है, मानो बुला रही हो। सतह के नीचे भी छोटी छोटी बिजली से चमकने वाली मछलियां इधर उधर भागकर मानो हरी आग में कुछ लिखती जाती है। उनके भागने से आलोड़ित पानी भी किसी प्रकाश में चमक उठता है, मानो उसमें भी वह हरी आग लगी हुई है। नाव भी चांदनी में घुल सी गई है और आलोक में उसकी गति मानो और भी सावधीन हो गई है। गर्मी के कारण मल्लाह भी चुप है। रहस्य रहस्य रहस्य। शेखर मानो धीरे धीरे अपने आप में से निकलने लगता है, खुलने लगता है। इस व्याप्त रहस्यमय मौन से मिलकर स्वस्थ होने लगता है। हॉस्टल के लड़के, कॉलेज की लड़कियां, शहर के लोग सब उसकी चेतना में से मिटने लगते हैं। उनके द्वारा पाए हुए अघात घाव इस स्वच्छ चांदनी में मैल की तरह घुलने लगते हैं। उसकी बाहें थक रही है और हाथ की बजाय अपनी गर्दन वहां अटकाकर और पैर छत के सिर में बंधी हुई एक रस्सी की गांठ में अटकाकर सीधा लेट जाता है और पाता है कि वह फिसलता नहीं, लेट सकता है। थकान उसे आती है, बड़ी मीठी थकान, पर मस्तिष्क उसका भरा आ रहा है उन स्कूल के बच्चों से, उनकी मुग्ध दृष्टि से, इस मुग्ध चांदनी से, और आज ना जाने क्यों शारदा के ध्यान से भी शारदा को देखते हुए। 2 वर्ष हो गए हैं, ना जाने वहां कहाँ शेखर ने याद नहीं किया। लेकिन आज इतने दिन बाद, इतनी कलह और कटुता के बाद, इस एक स्वच्छ शांत स्नेह भरे क्षण में वह इस सारे रहस्य का हिस्सा बनकर आई है। शारदा
शारदा थकान चांदनी शारदा। अगर वह सो सकता, शारदा को स्वप्न में देख सकता तो सो सकता। महाबलीपुर को सहस्त्र मंदिरों का स्थान कहते हैं। वह बेजा नहीं है, लेकिन उन अगणित मंदिरों का अवसंत है। समुद्र तट पर बना हुआ शिव का मंदिर, जिसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है, जिसके अनगढ़े पत्थर के चौखट के बीच समुद्र का विस्तार दिखता है और उसके पार सूर्य और चंद्रमा का उदय। शेखर ने एक ही दिन में दोनों देखे हैं। फिर रात भर वही मंदिर की दहली में पड़े रहकर चांद का क्रमशः ऊपर उठते हुए छोटा होते जाना देखा है, मानो वहां परे हटता है जा रहा है। देखते देखते उसे फिर शारदा की याद ने ओस की तरह मीठे स्पर्श से उसे भिगो दिया। महाबलीपुर में आने के दूसरे दिन शेखर सवेरे सूर्योदय देखकर ही मंदिर से लौटा और सो गया। 10-11 बजे उठकर उसने अपने मुंह हाथ धोकर जलपान किया और फिर घूमता हुआ समुद्र तट पर जा पहुंचा। एक किताब उसने हाथ ले ली, यद्यपि वह जानता है कि वह पढ़ेगा नहीं। समुद्र तट पर मंदिर की छाया में बैठकर वह समुद्र में खड़े हुए एक पत्थर के स्तंभ की ओर देखने लगता है। कहीं वह स्तंभ एक मंदिर के गो गोपुरम का अंग था, लेकिन समुद्र आगे बढ़ता हुआ उस गोपुरम और मंदिर की को लील गया और शिव मंदिर के द्वार तक पहुंचा। उसी का स्मारक वह स्तंभ अभी शिव मंदिर का अजय खड़ा था, जो 100 वर्ष से अरोक सागर के बारों को अचल भाव में सहता हुआ। शेखर को उस स्तंभ तक तैरकर जाने की इच्छा प्रबल हुई। वहां से मंदिर का दृश्य कितना सुंदर होगा, और फिर मंदिर के पीछे जब सूर्यास्त होगा तब मंदिर की सीढ़ियों पर स्वर्ण किरीट पहने हुए लहरों की क्रीड़ा कितनी मनमोहक। 3 बज चुके थे। 1 घंटा भर उसने किसी तरह पढ़ने के बहाने अपने को रोका, फिर उसने कपड़े उतारकर एक पोटली बनाकर रख दी और पानी में उतर पड़ा। तैरना उसने अभी तक ठीक तरह से नहीं सीखा था, लेकिन थोड़ी दूर तक ही किसी प्रकार चला गया और आधा रास्ता तय करते करते उसकी सांस फूलने लगी। लेकिन वह यह सोचकर आगे बढ़ता गया कि अब तो जैसा पीछे लौटना वैसा ही आगे बढ़ना। आखिर जब उसकी शक्ति बिल्कुल खर्च हो गई है, जब हाथ उठाना भी यह यातना बन गया, तब किसी तरह वह स्तंभ के पास पहुंच गया। बची हुई शक्ति से यह स्तंभ के चबूतरे को पकड़ा और अपने को खींचकर उस पर बिठा लिया। लेकिन बैठकर भी वह सुस्ता नहीं सका। ज्वार उठ रहा था, लहरों का वेग बढ़ता जा रहा था और स्तंभ का चबूतरा भी धीरे धीरे डूब रहा था। अपनी जगह कायम रहने के लिए जब शेखर खंबे को जकड़कर बैठा था, प्रत्येक लहर मानो उसे स्थानच्युत करने के लिए अधिकृत फुफकार फुफकार करती थी। थोड़ी ही देर में शेखर ने पाया कि सिर्फ वहां टिके रहने के लिए जितना जोर उसे लगाना पड़ रहा है, वह उसे शीघ्र थका देगा। तब उसका वही डूबना निश्चित हो जाएगा। उसके मन में मानो तटस्थ भाव से यह बात आई कि वह वहां वैसे मरना नहीं चाहता। उसकी मृत्यु और किसी तरह होने को है, उससे अभी कुछ करना बाकी है। शेखर ने स्तंभ को छोड़ दिया और किनारे की ओर तैरने लगा। सूर्यास्त में अभी देर थी, लेकिन धूप का प्रकाश कुछ लाल सा होने लगा था। किनारे पर मछुओं के कुछ नंगे बच्चे इकट्ठे होकर होकर नाच रहे थे। शेखर उनका स्वर नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसे ही खंबे के पास खड़ा देखकर चिल्ला रहे हैं। उसे उससे सुख सा हुआ। वह तैरते हुए अपने को भी उन बच्चों में एक बच्चा अनुभव करने लगा। वह थक गया, हाथों ने उठने से इनकार कर दिया। वह गोते खाने लगा। उसे याद आया कि ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए। गोता खाकर फिर सांस के लिए ऊपर उठना चाहिए। वह लहर के नीचे डूब गया। थोड़ी देर बाद
फिर ऊपर आया, तब सांस की कमी से उसके सारे शरीर में सुइयां चुभ चुकी थी। उसने हवा के एक बड़े से झोंके के लिए मुंह खोला कि एक लहर आई जिससे जिसके ऊपर वह उठ नहीं सका। मुंह में हवा के साथ पानी भर गया। वह फिर डूब गया और फिर ऊपर उठा। फिर मुंह खोला कि एक गहरी सांस ले ले। फिर लहर में छिप गया, तिलमिला गया, डूब गया। तब एकाएक उसने अपने को छोड़ दिया। कोई लाभ नहीं, इसका आगे मृत्यु है। फिर उठेगा, फिर पानी भर जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा और अनजाने में मर जाऊंगा। व्यर्थ सांस क्यों लूं? मृत्यु यही सही। मृत्यु में जान लूंगा कि मृत्यु क्या होती है, अनुभव कर लूंगा। यह घबराना नहीं चाहिए, ऐसा शायद किसी ने बतलाया है। घबराया नहीं। उसने आंखें खोली, सारा पानी उसमें चुभ गया। विस्तीर्ण कड़वा नीलापन। मृत्यु में देख लूंगा, घबराना नहीं होता मृत्यु। बच्चों का कोलाहल। क्या से फरिश्ते थे? क्या ये फरिश्ते थे? शेखर ने उठने की कोशिश की, लेकिन सफलता इतनी ही मिली कि घबरा कर मुंह से और नाक से खारा पानी उल्ट दिया। पीठ में बड़ा दर्द हो रहा था, छाती पर मानो पत्थर रखा हुआ था, बदन सारा चरमरा रहा था। वह अवश्य मर रहा था, लेकिन क्यों नहीं मर गया क्यों नहीं? उसने फिर उठ बैठने की कोशिश की, आंखें खोली। मच्छुओं के बच्चे उसके पिछले हुए छिले हुए बदन को घेरे हुए थे। एक आदमी उसकी छाती दबा रहा था। समुद्र को उसकी जरूरत नहीं थी। लहरों ने उसे उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। वह एक बड़ी जलती हुई यातना भरी कोशिश से उठ बैठा। वह यातना था उसी रात मद्रास लौट आए, लेकिन उठना भी उसके लिए असंभव था। मछुए उसे धर्मशाला तक पहुंचा गए थे। वहीं वह पड़ा रहा। सारा बदन पूरी तरह दुख रहा था, लेकिन उसे लगता था जो कुछ हुआ था ठीक हुआ था। अब वह जी सकेगा, बहुत बढ़ सकेगा। उसने मानो पुनर्जन्म पाया था और सब वह जीवन का सामना दोबारा करने के लिए तैयार था। वह जो चला आया था, उसने सौंदर्य में जो वेदना, जो भुला देने की संघर्ष से बचा भगने की कोशिश की थी, वह व्यर्थ थी, गलत थी। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। उस आद शक्ति को जिसने एक बार देखा, उसने अपने को सदा के लिए समर्थ बना लिया। वह पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता, मर सकता है पर झुक नहीं सकता, नष्ट हो सकता है पर कीच में नहीं रेंग सकता। लेकिन जीवन ना जाने क्यों सूना हो गया। शेखर ने अपने को हॉस्टल के लोगों से किसी प्रकार के भी संपर्क से खींच लिया। एंटीगोनम क्लब को तोड़ दिया, पत्तर भी बंद कर दिए, निर्मम होकर अपनी पाठ्य पुस्तक चाटना शुरू किया। लेकिन वह शून्य कुरेद कुरेद कर कहने लगा, लोगों से बच लोगे, मुझसे कैसे बचोगे? दिन भर पढ़कर या पढ़ने की कठोर और व्यर्थप्राय तपस्या करके वह शाम को उदास सा मुंह लेकर कभी समुद्र किनारे जा बैठता, कभी हॉस्टल से कुछ दूर एक सरोवर के बीच में बने हुए मंदिर के पीछे, जहाँ घंटा ध्वनि और आरती तो सुन पड़े और झील में दीपकों का प्रतिबिंब भी दिखे, लेकिन आने जाने वाले लोग भी ना दिखे। उस पर एक दुख की छाप थी, यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसे क्या वो दुख है, समझ नहीं पाता था। कभी उसे लगता वह सौंदर्य चाहता है, सौंदर्य शक्ति है, लेकिन वह शक्ति नहीं मांगता, सौंदर्य मांगता हूँ। कभी उसे लगता है वह एक संगी चाहता है, लेकिन वह संगी भी देवदास नहीं है, सदाशिव भी नहीं है, शारदा भी नहीं हो सकती। यदि वह चाहता है और कुछ इनसे भिन्न, कुछ इनसे ऊपर कुछ, लेकिन वैसा क्या हो सकता है? अपने से झल्ला कर वह पूछता है, क्या मैं देवता चाहता हूँ? बल्कि होते नहीं, हो सकते नहीं। एक दिन सदाशिव ने कहा, देखो शेखर, अपने अभी परीक्षा के 3 सप्ताह बाकी है।
काफ़ी पढ़ाई हो सकती है। क्यों ना मेरे साथ घर चलो, वहाँ त्रावणकोर की शांति में ठीक से पढ़ सकोगे। शेखर ने ख्वाहम ख्वाहम अप्रसन्न स्वर में कहा। क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? पढ़ते तुम हो लेकिन पढ़ाई नहीं होती। क्लास में तुम सदा सच अच्छे रहते आए हो, अब देखता हूँ। शेखर ने कुछ उदासीन से स्वर में बिना विरोध के कहा, पास तो हो जाऊंगा कि नहीं? सदाशिव ने उसका उत्तर नहीं दिया। बोला, मैं कल परसों चले जाने की बात सोच रहा था। तुम भी चलो तो अच्छा हो, इकट्ठे होंगे तो दोनों को प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। तुम्हें अच्छी तरह पास होना ही चाहिए। शेखर शेखर कुछ देर तक चुप रहा। उसने देखा कि सदाशिव का निमंत्रण सच्चा है, उसकी सत्कामना भी सच्ची है, और त्रावणकोर शारदा का जन्मस्थान, उसके शैशव की क्रीड़ा स्थली और शायद उसका वर्तमान निवास। एकाएक वह सदाशिव के प्रति रुखाई के लिए शर्मिंदा हो गया। लेकिन हाँ, वह नहीं कह सकेगा शारदा के कारण ही नहीं, बल्कि उस प्रलोभन के कारण। और भी नहीं, समुद्र ने उसे वापस यहाँ फेंक दिया है, यहीं वह रहेगा इस अधमरी अवस्था में, ऐसा ही अकेला। नहीं सदाशिव, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ, तुमसे लड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं पढ़ने दूंगा। मुझे तो पास होना नहीं है, मैं खत्म हो गया हूँ, और उसका क्रोध तुम पर लिखूंगा मैं। एकाएक शेखर लौटा लौट पड़ा और चलने लगा। सदाशिव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शेखर मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? शेखर पिघल गया। उसने चाहा कि कंधे पर से उस हाथ को झटके दे जिससे सहारे सदाशिव एकदम इतना पास आ गया, पर वैसा कर नहीं सका। पर उस हाथ के स्पर्श ने उसका निश्चय बदल दिया। लेकिन इन इनकारी की रुखाई अब स्वीकृति में आ गई। शेखर ने ढीले स्वर में कहा, अच्छा चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि आज ही चल पड़ो, अभी शाम की गाड़ी से। सदाशिव ने एक सिंदिंग मुस्कान लेकर कहा, चलो बांधो बिस्तर। त्रिवेंद्र पहुंचकर सदाशिव त्रिवेंद्रम पहुंचकर सदाशिव ने घर में शेखर को अलग कमरा दिलवा दिया और कह दिया कि वह जितना चाहे एकांत ले सकता है। सदाशिव भी बोलने पर ही आएगा, केवल नौकर अपने काम के लिए आएगा। शेखर ने नजर फिराकर चारों ओर देखा। बड़ी शीशेदार खिड़की से बाहर झांक कर वहां पड़े यूक्लिप्टस के पेड़ और उसके नीचे पड़ी कैन कैनवस की आरा आराम कुर्सी को भी और संतुष्ट होकर पूछा, यह कमरा है किसका? पहले मेरा था, अब तुम्हारा है, पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा। शेखर ने जैसे जाग कर कहा, सदाशिव तुम हो दोस्त कहलाने के काबिल। और वह कहने के प्रयास से सा गया। सदाशिव चला गया। पढ़ाई कुछ ठीक होने लगी, पर वह पाता कि सदाशिव के अलावा उसके घर के लोग उसके स्नेह करते हैं। उसने स्वयं कहकर भोजन कर उनके साथ ही करना प्रारंभ किया। उसके बाद कुछ देर वह उनके साथ सदाशिव की वृद्धा और कुछ पागल किंतु स्नेह भरी माँ के साथ, सदाशिव के छोटे भाई के साथ गपशप भी कर लेता। सदाशिव की एक बहन थी जिससे माँ को बहुत प्रेम था। उसके मरने पर भी वह दुख से पागल हो गई थी, और तब से मस्तिष्क का विकार पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। केवल शाम को घूमने जाते समय उससे उसे किसी का साथ सहारा नहीं होता। वह अकेला ही ना जाने किधर किधर भटक कर रात तक लौट आता। कभी कोई पूछता कि किधर गया था तो कह देता, यूं ही शहर की तरफ, या यूं ही पता नहीं कहाँ। कोठियां ही कोठियां थी। 6 दिन की पढ़ाई के बाद उसे फिर एक थका धक्का लगा। घूमते घूमते वह यादाश्त के लिए अक्सर राह की कोठियों
की दुकान के बोर्ड पढ़ा करता था, यद्यपि बहुत ध्यान से नहीं, अक्सर पढ़ते ही भूल जाता। उस दिन भी वह अनमना सा बोर्ड देख रहा था कि दिल धक से हुआ। उस धड़कन से चौंककर उसने दोबारा बोर्ड पढ़ा, शारदा के पिता। वह ठिठक गया, फाटक के पास आकर दोबारा नाम पढ़ा, फिर खड़ा रह गया। भीतर जाने को हुआ, लेकिन इतना उद्विग्न था कि जा नहीं सका। फिर धीरे धीरे वह वापस लौट गया। उस शाम और अगले दिन वह किसी से मिला नहीं। शाम को वह फिर निकला घूमने और उधर ही चला। अहाते के भीतर घुसकर देखा, कोई नहीं था। कोठी के बरामदे में जाकर उसने किवाड़ खटखटाया। नौकर ने किवाड़ खोलकर नाम पूछा। शेखर ने बताया। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि वह शारदा की माँ के सामने खड़ा है। माँ ने बहुत ही देर इधर उधर की बातें की। स्वास्थ्य पूछा, परीक्षा का नतीजा पूछा, अब की पढ़ाई की बात पूछी, माता पिता का कुशल क्षेम पूछा, वहाँ आने का कारण और रहने का ठिकाना पूछा, चाय के लिए पूछा। शेखर को सिर्फ एक ही बात पूछनी थी, लेकिन वह उसके लिए साहस न बटोर सका। वह उत्तर ही उत्तर दे सका। आधे घंटे बाद वह लौट आया। 8वें और 9वें दिन की पढ़ाई नहीं हुई। तब उसे याद आया, सदाजीव ने 10 दिन के लिए वहां आने की बात कही थी। क्या कल लौटना होगा? वह जल्दी कपड़े पहनकर फिर उधर चला। फाटक के भीतर घुसते ही उसने देखा, कोठी से एक और शारदा खड़ी है। उसने यह भी लक्ष्य किया कि शारदा ने भी उसे देख लिया, पहचान लिया और क्षण भर भी रुके बिना फौरन भीतर चली गई। वह भीतर जाकर बैठ गया। माँ थी, उसने बातचीत करने लगा। आज चाय को भी उसने इनकार नहीं किया। उसमें कुछ समय तो लगेगा। शारदा कमरे में आई और अब मानो उसने पहले पहल शेखर को देखा। विस्मय के स्वर में बोली, तुम यहाँ कहाँ, अब कब आए? शेखर के उत्तर देने से पहले ईमा ने मीठे स्वर से कहा, बेटी इनके लिए चाय बनाकर भेज दो। शेखर ने लक्ष्य किया कि माँ के स्वर की वह मिठास सभ्यता के वर्षों के अनुभव से प्राप्त हुई। चाय पीकर वह चला गया। शारदा फिर नहीं दिखी। वह घर पहुंचकर शेखर ने सदाशिव से कहा, क्या कल ही चलना होगा? 2-1 दिन ठहर नहीं सकते? 2 छोड़ के 3 दिन ठहरो। पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ। कितने घंटे पढ़ते हो? हफ्ते भर में ही क्या सूरत निकल आई है? कुछ मद्रास के लिए भी छोड़ दो ना। कहकर शेखर फिर एकांतवास में घुस गया। शेखर रोज वहां जाता, लेकिन बंगले के भीतर न घुसता। उसने समझ लिया कि शारदा और उसके मिलने का बड़े सभ्य, मीठे, लेकिन दृढ़ ढंग से विरोध हो रहा है। वह फाटक से कुछ दूर बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता। तीसरे दिन शारदा अकेली बाहर निकली। उसके हाथ में एक सैटिन का मनी बैग था। शायद बाजार के लिए वह निकली थी। शेखर एक पेड़ की आड़ में था। जब शारदा बिल्कुल पास आ गई, तब वहां से निकलकर उसने पूछा, शारदा? शारदा का चेहरा खिल उठा, लेकिन फौरन ही उसने मुड़कर एक भीत दृष्टि से पीछे बंगले की ओर देखा। शेखर ने कहा, तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। शारदा ने उत्तर नहीं दिया। तुम मुझे बताए बिना ही क्यों चली गई थी? मीठे उल्हाने से शेखर ने कहा। और तुम मुझे बताए बिना कहाँ गुम हो गए थे? मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कहाँ हो। शेखर ने लक्ष्य किया। हुए पास के एक पार्क की ओर जा रहे थे। आजकल क्या कर रही हो? परीक्षा की तैयारियां 10-15 दिन रह गए हैं। मैट्रिक? हाँ, मेरी भी परीक्षा होने वाली है, इंटर की। हाँ, थोड़ी देर की शांति के बाद शेखर ने कहा, परीक्षा के बाद तुम मद्रास आ जाना, वहीं कॉलेज में पढ़ना। क्यों? मैं भी वहीं रहूंगा। और जो ना जा आऊं तो? शारदा शायद थोड़ा सा मुस्कुराई। तो मैं समझूंगा मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। तुम हो कौन? शेखर उस फीकी रोशनी में देख नहीं सका। शारदा मुस्कुरा रही है या नहीं। वह पार्क के फाटक की चरखड़ी घुमाने लगा, लेकिन शारदा ने कहा, नहीं, अब नहीं। मैं जाती हूँ। माँ बिगड़ेगी, फिर आऊंगी सवेरे। और जल्दी जल्दी लौट गई। शेखर भी धीरे धीरे घर लौट आया। सवेरे पार्क में वह फिर मिले। बातें रुक 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 कर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बांध खुल गया। शारदा ने बताया कि बड़ी बहन की शादी के लिए वे चले गए।
चले आए थे। उसी समय पिता की बदली भी यहाँ हो गई। तब से वह यहीं थे। उसने यह भी बतलाया कि शेखर की परीक्षा देने चले जाने के बाद वह बहुत रोई थी, रो रो कर बीमार हो गई थी। तब माँ ने कुछ कुछ समझ लिया था उसे क्या हो रहा है। तब से उसका व्यवहार कुछ बदल गया है। उसने शारदा को बच्चा समझना छोड़ दिया था। अब वह उससे बराबरी का विनयपूर्ण बर्ताव करती थी, लेकिन उस विनय में इतना शासन था। कहते कहते एकाएक मुस्कुराकर बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। तब शेखर अपनी बातें कहने लगा। कैसे उसकी माँ भी कठोर शासन करती है जिसमें विनय भी नहीं है। कैसे उसने कॉलेज में मित्र बनाए, अपने एंटीगोनम लीग की बातें, उसके आदर्श, उसकी रात्रि पाठशाला, उसकी निराशा, उसके सखा, समुद्र और मंदिर और पोखर और कमल के पत्ते। फिर वह सुनाने लगा कि किस तरह वह महाबलीपुर गया, किस तरह वह समुद्र में तैरने चला गया, डूब गया था। शारदा के मुंह में एक हल्की सी चीख निकली जो शेखर की बड़ी प्रिय लगी। उसमें शेखर के लिए इतनी चिंता थी। तब वह और भी रोमांचकारी कहानियां सुनाने लगा। अपने घर से भागने की कश्मीर में झील में डूबने की। शारदा ने कहा, बस करो, नहीं सुनोगी ऐसी बातें क्यों? वायदा करो कि मानोगे। बताओ तो, तुमसे कुछ मांगना है, वादा करो कि दूंगा। वचन दो कि अपने जीवन में ऐसा खिलवाड़ नहीं करोगे, उसे खतरे में नहीं डालोगे। शेखर का हृदय सुख से भर आया आ रहा था और उसके साथ ही साथ उसमें एक साहस का भी उदय हो रहा था। लेकिन उसका दिल धड़कने के मारे फट जाएगा। उसने एकाएक कह ही तो दिया, शारदा तुम मुझे प्यार करती हो? शारदा ने उत्तर नहीं दिया। बताओ शारदा, प्यार करती हो? शारदा ने हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, मैं घर आती हूँ, अब बड़ी देर हो गई है। माँ नाराज होगी, फिर कभी बाहर भी नहीं निकल सकूंगी इतनी देर। शेखर के दिल में धड़कन धीरे धीरे शांत हो गई रही थी। आरंभ वह कर चुका था। वह आगे बढ़ना उतना कठिन नहीं था। शारदा के प्रश्न टालने से वह कुछ अप्रतीब तो हुआ, लेकिन फिर भी आग्रह से कहने लगा, पहले मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। अब जानता हूँ। मैं तुम्हारा आदर कर सकूंगा। शारदा बताओ, प्यार करती हो? और जो मैं कहूँ कि नहीं करती तो शेखर से कुछ कहते नहीं बना। वह काफी देर तक चुप रहा, भीतर ही भीतर न जाने क्या उलटफेर करता रहा। फिर उसने कहा, शायद अभी मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मद्रास तो आओगी ही ना। यह विषय परिवर्तन उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शेखर ने यहाँ नहीं देखा। शारदा ने खंडित सी होकर कहा, और अगर ना आई तो? आऊंगी कैसे नहीं, आना पड़ेगा। शेखर ने कुछ क्रोध में, कुछ अपने से ही उस क्रोध को छिपाने के लिए हंसी में कहा, और आगे धीरे धीरे उलझने लगी। शारदा ने कहा, नहीं आऊंगी, नहीं पढ़ूंगी, वहां आना व्यर्थ है, और मैं अकेली कहाँ रहूंगी, और तुम नहीं आओगे तो मैं समझूंगा तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। शारदा ने और भी कुंठित स्वर में, जैसे उसकी बातें दोहराते हुए कहा, तब तो जान पड़ता है तुम्हारे ऐसा सोचने का मौका देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा, शारदा चुप, शारदा चुप, शारदा। वह फिर चुप। शारदा, अब की बार कांपते हुए स्वर में, शारदा तुम्हें वे दिन याद है? और शेखर जल्दी जल्दी 2 वर्ष पहले की कितनी ही बातें गिना गया। स्कूल से आती हुई शारदा की प्रतीक्षा, चीड़ के वन में उनका मिलना, इकट्ठे बैठकर गीतांजलि का पाठ, फूलों का बिनना, और अंत में वह क्षण जब उसने एकाएक उठाकर दोनों हाथों से शारदा की आंखें मींच ली और उसके केसों में अपना मुंह छिपा लिया, और उनके सौरभ में अभिभूत होकर शारदा ने भी मुंह फेर कर व्यथित कांपते हुए स्वर में रुक रुक कहा, जिन बातों का ना हुआ होना ही अधिक उचित है, उन्हें याद करने में कुछ लाभ है, ऐसा मैं नहीं समझती। ये पंक्तियां मोस्ट है, यहाँ से पूछी जा सकती है, और ये पूछी भी गई किसी याद एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रही है। शेखर ने आगे बढ़कर शारदा की दोनों कलाइयां पकड़ ली। उसके आवेग में, उसके स्पर्श में, उसके स्वर में एक साथ ही यत्न से दबाया कोप भी था और व्याकुल अभ्यर्थना। शारदा, यह तुम्हें क्या हुआ?
तुम मुझे प्यार करती हो, कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो, छोड़ दो मेरा हाथ, कहती क्यों नहीं हो, कहो। शेखर ने अपनी पकड़ और भी पकड़ी कड़ी कर ली। तब एकाएक रोष और आंसुओं से रूंधे स्वर में, तुम्हें प्यार मुझे खेद है, तुम्हें प्यार मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की थी। बात भी की। शारदा ने झटक कर अपने हाथ छुड़ा लिए और अपनी कलाइयों पर पड़ी हुई शेखर की उंगलियों की गहरी छाप की ओर देखती हुई घर की ओर दौड़ी। शेखर कुछ देर वही स्तब्ध खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता हुआ कि यहाँ हो क्या हो गया, फिर भी धीरे धीरे लौट आया। अगले दिन फिर सुबह और शाम शेखर पार्क में आकर जाकर प्रतीक्षा करता रहा। शारदा नहीं आई। तब शेखर को एकाएक विश्वास हो गया कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उसे अचंभा नहीं हुआ, समुद्र ने उसको स्वीकार नहीं किया था। समुद्र अपनी नीलिमा में सब कुछ अपना लेता, उसने भी शेखर को अस्वीकार करके बाहर फेंक दिया। वो उचित उचित उचिष्ट है, उसे शारदा नहीं स्वीकार करती तो अचंभा क्या। शेखर ने सदाशिव से कहा, अब वापस चलना चाहिए, तैयारी पूरी हो गई है तुम। सदाशिव एकाएक रुक गया। शेखर की आंखों में देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दुखी स्वर में कहा, अच्छा चलो वहीं चलकर देखेंगे कि कैसी तैयारी हुई है। वह जाने लगा। सदाशिव, तुम पूछते नहीं कि क्या हुआ वो है, तुम दुखी हो, इस दुख में अकेले ही रहेंगे, मेरे पास आना बुरा लगेगा। सदाशिव, तुम इतनी बातें जानते कैसे हो। सदाशिव ने धीरे से कहा, अपनी माँ के पागलपन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो भाग चुके हैं वही गुरु होने के काबिल होते हैं। चलते चलते जब शेखर प्रणाम करने के लिए झुका तब सदाशिव की माँ ने कहा, बेटा फिर कब आएंगे, यह तो तुमने बताया ही नहीं। का भी शेखर का जी भर आया। उसने एकाएक झुककर माँ के पैर छू लिए। माँ ने आर्द्र होकर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शेखर ने लक्ष्य किया, एक ऐसे भाव से भरकर जो कृतज्ञता के बहुत निकट था कि माँ ने उसे वहां का साधारण आशीर्वचन, तुम सुखी आओ हो नहीं क्या कहा। मैं माँ ने कहा, तुम यशस्वी हो। कुछ दिन और वहाँ निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत और अनदेखी आंखों की पढ़ाई, उसके बाद आकांक्षाहीन होकर परीक्षा में बैठना, फिर उसका भी अंत। शेखर ने जान लिया कि वह पास हो जाएगा, लेकिन पास भर होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। उसने संगी साथियों से विदा ली। फिर मद्रास में विदा लेने के लिए वह समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत से उसे उपरति हो गई। वह जानता था कि वह अब वहां नहीं लौटेगा। अब परिस्थिति से उसका संग्राम उस उच्छिष्ट की मान लीला अब किसी दूसरे युद्ध मुख पर होगी। शारदा के केस से विदा। बहुत देर तक वह समुद्र के उमड़ने और उतरने को देखा किया और उसकी अगाध रहस्यमता को। तो ये आपका उपन्यास यहाँ पर समाप्त हो जाता है, इसका पहला भाग। ठीक है। और दूसरा भाग अभी हमारे को यूजीसी नेट में नहीं लगा है, तो पहला भाग ही लगा है। पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। तो धन्यवाद दोस्तों। बाकी हमने ये पूरा उपन्यास लाइन बाय लाइन कवर कर लिया है, और जो इसकी पहला लेक्चर है उसमें हमने हर पॉइंट को कवर किया है इसको। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नेक्स्ट नए उपन्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।